सब्सक्राइब कीजिए ध्येय आईएएस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, मैं सुनील वर्मा ध्येय आईएएस टीम की ओर से आपका स्वागत करता हूं ध्येय टीवी पर। हम बात करेंगे डेली करंट अफेयर्स के अपने प्रोग्राम पर, जैसा कि हम प्रतिदिन करते आए हैं। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर जापान अपनी सैन्य ताकत को क्यों बढ़ा रहा है या जापान अपने रक्षा बजट में वृद्धि क्यों कर रहा है, इसको हम समझने का प्रयास करेंगे। ये जो टॉपिक है आईआर अर्थात इंटरनेशनल रिलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण है और काफी इंटरेस्टिंग भी। आइए हम इसको समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले आप अपने स्क्रीन को देखिए। इस स्क्रीन पर आपको जापान का मैप दिखाया गया है। इस जापान को अगर देखेंगे तो आपको एक द्वीपीय देश दिखाई देगा, जिसमें इसके 4 जो द्वीप हैं वो महत्वपूर्ण है। बाकी यहाँ पर द्वीपों की संख्या बहुत ज़्यादा है। आपको पता है कि यहाँ पर ज्वालामुखी की क्रिया होती है। ज्वालामुखी की क्रिया के कारण यहाँ पे अनेक द्वीपों का निर्माण हुआ। तो देखिए, जापान को अगर आप देख पा रहे हैं तो सबसे उत्तर में जो द्वीपीय क्षेत्र है इसका नाम है होक्काइडो। वहीं थोड़ा सा दक्षिण की ओर आएंगे तो आपको एक और द्वीपीय क्षेत्र दिखाई देगा, होन्शु। और इसी होन्शु के पास देखिए जापान लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा दक्षिण की ओर आइए, एक और द्वीपीय क्षेत्र दिखाई देगा, यह है शिकोकू और चौथा है क्यूशू। अर्थात अगर हम कहें कि दक्षिण से उत्तर की ओर जाएंगे तो क्यूशू, शिकोकू और होन्शु और होक्काइडो पड़ेगा, और वहीं उत्तर से अगर हम दक्षिण की ओर आएंगे तो सीक्वेंस क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। यह जो द्वीपीय क्षेत्र हैं इनका जो नाम है आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे चलकर इनका जिक्र आएगा। अब यहीं पर थोड़ा सा और एक चीज देखिए, यहाँ पर जो इसके पड़ोसी देश हैं इसमें देखिए रसिया, देखिए चाइना और नॉर्थ कोरिया को देख लीजिए। नॉर्थ कोरिया से लगा हुआ साउथ कोरिया है, लेकिन साउथ कोरिया के साथ जापान के रिश्ते सामान्यतः ठीक हैं, लेकिन नॉर्थ कोरिया, चाइना और रसिया के साथ जो इसके संबंध हैं हमेशा ना तो अच्छे रहे हैं और ना अच्छे रह सकते हैं, क्योंकि इनका ऐतिहासिक जो घटनाक्रम है कुछ ऐसा है। खैर, आइए हम इसको समझने का प्रयास करते हैं। एक मैप थोड़ा सा और देख लीजिए। जापान देखिए, और जापान के पास में आपको एक बड़ा देश दिखाई देगा, चीन। और यही चीन जो है अगर आप देखेंगे तो हर क्षेत्र में क्या है, कब्जे करने की नीति अपनाता है। और इसका जो कब्जा करने की नीति है वह चाहे द्वीपीय क्षेत्र हो या जो सागर वाले क्षेत्र हैं, इन सभी क्षेत्रों पर दिखाई देता है। स्वाभाविक है, जब कोई दूसरी शक्ति इसके सामने आएगी तो टकराव बढ़ेगा, और इन्हीं टकरावों को देखते हुए, अपने ऐतिहासिक अनुभव को देखते हुए जापान ने निर्णय लिया है कि वह अपनी सैन्य ताकत में वृद्धि करेगा, और सैन्य ताकत में वृद्धि करने के लिए वह अपने रक्षा बजट पर खर्च अब ज्यादा करेगा। आइए हम इसको समझने का प्रयास करते हैं। जापान एशिया महाद्वीप में स्थित देश है। यह देश 4 मुख्य द्वीपों और लगभग 6800 से अधिक छोटे द्वीपों से मिलकर बना है। इसमें से 340 द्वीप ही 1 वर्ग किलोमीटर से बड़े हैं, अर्थात छोटे द्वीपों की संख्या काफी ज्यादा है। जापान के 4 द्वीप होक्काइडो, होन्शु, शिकोकू और क्यूशू हैं, जो इसके 97% भाग पर विस्तृत हैं। इसके निकटतम पड़ोसी चीन, कोरिया और रूस हैं। जापान पर जब परमाणु हमला किया गया था 1945 में, उससे पहले यह जो देश है जापान, यह विश्व के सबसे आक्रामक देशों में अपना स्थान रखता है। अर्थात जिस जापान को हम बहुत शांत प्रिय देश अब देखते हैं, यह हमेशा से शांत नहीं रहा। जब इसके ऊपर जो परमाणु हमला हुआ था, आपने सुना होगा कि नागासाकी और हिरोशिमा जो परमाणु विस्फोट हुआ था, उसके वजह से क्या है, इसकी कमर टूट गई थी, और उसके बाद से इसने सैन्य शक्ति में कटौती की और अपनी आर्थिक क्षमता को बढ़ाने का प्रयास किया। और इसी के कारण देखेंगे कि विश्व की अग्रणी अर्थव्यवस्था है, लेकिन सैन्य के रूप में, सैन्य ताकत के रूप में इसने अपनी जो एक पहचान है उसको बनाए नहीं रखा। कारण यह था कि परिस्थितियां बदल गई थी। इसका अगर इतिहास हम देखें, थोड़ा संक्षेप में हम समझेंगे इसको, तो हमें पता चलेगा कि 1894-95 में चीन और जापान युद्ध हुआ था, जिसमें जापान
जापान जीता था, अर्थात चीन को उसने हराया था। यह जो युद्ध हुआ था चीन जापान का 1894-95 में, यह युद्ध कोरिया पर प्रशासनिक नियंत्रण और सैन्य नियंत्रण के लिए हुआ था। जी हाँ, वही जो कोरिया क्षेत्र है इस पर कहता था जापान कि हम नियंत्रण रखेंगे, चीन कहता था हम रखेंगे, और इसी को लेकर युद्ध हुआ और इसमें जापान जो है कि जीता। एक छोटा सा देश जो है कि चीन को हराने में सफल रहा। इस युद्ध के परिणाम स्वरूप कोरिया न सिर्फ जो है कि कोरिया का जो अधिकार है वह जापान के पास चला आया, बल्कि मंचूरिया और ताइवान पर भी नियंत्रण जापान के हाथ में चला गया। यह जो युद्ध था इसे प्रथम चीन जापान युद्ध के नाम से जानते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि प्रथम चीन जापान युद्ध कब हुआ था, वह हुआ था 1894 और 95। द्वितीय चीन जापान जो युद्ध हुआ था वह 1937 से लेकर 1945 के बीच हुआ था। अगर आप 1945 का समय याद कर पा रहे हैं तो इसी समय क्या चल रहा था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी चल रहा था। और इस दौरान जब क्या हुआ, जापान ने चीन पर जब हमला किया था तो वहां पर भारी तबाही मचाई थी। वह तो शुक्र करिए अमेरिका पर, और अमेरिका के ऊपर जापान ने हमला किया। बदले में क्या किया, अमेरिका ने जापान पर हमला किया और उसके वजह से जो जापान है वह टूट गया और वो उस तरह से चीन जो है कि उसके अधिकार क्षेत्र से बच पाया। यदि यहां पर अमेरिका ने चीन जो है कि जापान पर हमला नहीं किया होता, अर्थात हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु विस्फोट परीक्षण ना कर डाले होते, परीक्षण का मतलब है कि उसका विध्वंस कैसा हुआ, अगर वो ना किए होते तो यह जो चीन जो आज हर जगह कूदता हुआ दिखाई देता है, इसकी ताकत इतनी ज्यादा नहीं होती। खैर, इतिहास की घटनाओं को हम इस आधार पर नहीं सोच सकते कि ऐसा नहीं हुआ होता तो क्या होता। यही जो जापान है इसने 1904 और 5 में रूस के साथ भी युद्ध लड़ा था और रूस को भी हराया था, और रूस को हराकर मंचूरिया और कोरिया पर अधिकार इसने कर लिया था। हिरोशिमा और नागासाकी पर जो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका ने परमाणु बम गिराया, उसके बाद से जापान तबाह हो गया और अमेरिका तथा अन्य देशों द्वारा उस पर यह दबाव डाला गया कि जापान अब अपनी सैन्य ताकत को खत्म करेगा, अर्थात सैन्य ताकत को बढ़ाएगा नहीं। वहीं से जो है कि जापान ने अब अपना जो ध्यान है वह सैन्य ताकत से हटाकर आर्थिक ताकत के रूप में अपने को उभारने में लगाया, क्योंकि उसके जो दो बड़े जो है कि शहर क्षेत्र थे वह बर्बाद हो चुके थे। जापान को अब जरूरत थी अपनी एक पहचान की, जो कि अब कहीं ना कहीं सैन्य ताकत के रूप में तो नहीं बन सकती थी, इसलिए आर्थिक ताकत बनने का विकल्प उसने चुना और उसमें वो सफल भी हुआ। यह जापान की खासियत है कि जो भी वो सोचता है वह कर ले जाता है। दोनों देशों अर्थात अमेरिका एवं जापान ने वर्ष 1951 में सैन फ्रांसिस्को की संधि की, अर्थात जब परमाणु बम गिरा दिया गया उसके बाद भी ये लग रहा था कि तनाव जो है कि कम नहीं होगा, तो दोनों देश अर्थात जिसने गिराया था बम जो है कि जापान के ऊपर, वो भी और जो इसके परिणाम से प्रभावित हुआ था जापान, दोनों मिलकर बैठे और दोनों ने क्या किया, सैन फ्रांसिस्को की संधि की। इसके माध्यम से द्वितीय विश्व युद्ध को आधिकारिक तौर पर समाप्त घोषित किया गया और यह कहा गया कि अब जो है कि जापान की तरफ से कोई हमला नहीं होगा, अमेरिका की तरफ से कोई हमला नहीं होगा। इस घटना के बाद जापान ने अपने संविधान में यह प्रावधान किया कि यह जो जापान की सेना है वह दूसरे देशों या क्षेत्रों पर चढ़ाई नहीं करेगी या सैन्य अभियान नहीं करेगी। दूसरे संदर्भों में कहें तो यहाँ पर जो जापान ने अपने संविधान में प्रावधान कर लिया कि यहाँ की जो सैन्य ताकत है उसका प्रयोग सिर्फ और सिर्फ इसलिए किया जाएगा जिससे अगर जापान पर हमला होता है तो वह उससे बचाव कर सके, ना कि इसलिए कि वो युद्ध लड़ सके या कोई सैन्य अभियान कर सके। आपने देखा होगा जो भी देश होते हैं उनकी एक मंशा होती है कि जहां पर भी युद्ध हो अपने क्या है सैन्य ताकत को प्रदर्शित करें, लेकिन जापान ने क्लियर कर दिया कि नहीं, हम अब ऐसा नहीं करेंगे। वर्ष 1951 में जो समझौता दोनों देशों के बीच हुआ था वो 1960 में संयुक्त राज्य अमेरिका और जापान के बीच पारस्परिक सहयोग और सुरक्षा की संधि के रूप में संशोधित हो गया, अर्थात चेंज हो गया। अर्थात जो 1951 में सैन फ्रांसिस्को की संधि हुई थी उसे 1960 में यह कह दिया गया कि यह एक ऐसी समझौता है जिसमें अमेरिका और जापान क्या करेंगे, एक दूसरे का पारस्परिक सहयोग करेंगे और एक दूसरे की सुरक्षा करेंगे, क्योंकि जापान को यह चिंता थी कि यदि हम अपनी सैन्य ताकत नहीं बढ़ाते हैं तो हो सकता है कि वह जो
चीन जिसको हमने हराया है, रूस को हमने हराया, वो हमारे ऊपर हमला कर सकता है। यह संधि अमेरिका को जापान में सैन्य ठिकानों को इस समझ के साथ बनाए रखने की अनुमति देता है कि अगर जापान पर कभी हमला हुआ तो अमेरिका उसकी रक्षा करेगा। अर्थात जो 1951 की संधि को 1960 में जब संशोधित किया गया तो इसमें प्रावधान कर दिया गया कि अब जो है कि जापान को चिंता करने की जरूरत नहीं है, यदि जापान पर कोई हमला करता है तो अमेरिका क्या करेगा, उसकी रक्षा करेगा। इसके बाद 1978 में, 1997 में और 2015 में भी दोनों देशों के बीच इसी प्रकार के समझौते हुए, अर्थात अमेरिका ने कहा कि हम आपकी रक्षा करेंगे, आपको सैन्य ताकत बढ़ाने की जरूरत नहीं है। वर्ष 2015 के समझौते के तहत जापान और अमेरिका के बीच बैलिस्टिक मिसाइल, साइबर सुरक्षा और जो है कि अंतरिक्ष हमलों के खिलाफ संयुक्त सुरक्षा की बात की गई। लेकिन यहां पर एक चीज मैं क्लियर कर दूं कि ऐसा नहीं था कि ये जब प्रावधान किए गए तो इसका मतलब यह था कि जापान पर प्रतिबंध लगा दिया गया कि वो सेना नहीं रखेगा। वो सेना रखेगा, लेकिन उस सेना का आकार इतना ज्यादा नहीं होगा, वह जो है कि अपने सेना में ऐसे हथियारों को शामिल नहीं करेगा जिसका जो है कि काफी घातक इंपैक्ट पूरे विश्व पे पड़ सकता हो, लेकिन वह अपनी सेना रखेगा। लेकिन अमेरिका ने इसमें आश्वासन दिया कि अगर आप कम सेना रखते हो, आप कम सैन्य ताकत रखते हो, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, हम जब जरूरत होगी, अर्थात अगर आपके ऊपर कोई हमला होता है तो हम आपकी रक्षा करेंगे। इस समझौते के अनुसार युद्ध की स्थिति में अमेरिका और जापानी सेनाएं संयुक्त रूप से पूर्वी चीन सागर तथा उत्तर कोरिया में कार्य कर सकेंगे, अर्थात रक्षा कर सकेंगे। अर्थात जो ये आपने देखा चीन के पूर्व में जो पूर्वी चीन सागर है, यहां पर कोई विवाद उत्पन्न होता है या उत्तर कोरिया कोई विवाद क्रिएट करता है, तो यहां पर यह जो संधि हुई थी, इन संधियों में यह कहा गया कि अमेरिका और जापान दोनों संयुक्त रूप से उसका मुकाबला करेंगे। हाल के वर्षों में सेनकाकू द्वीप पर नियंत्रण को लेकर कई बार दोनों देशों के मध्य विवाद जो है कि चरम पर पहुंच चुका। तो ये जो सेनकाकू द्वीप का क्षेत्र है, यह जो है इस पर दोनों अपना नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास करते हैं। अर्थात जापान कहता है ये मेरा है, चीन कहता है ये मेरा है। अगर आप इसकी लोकेशन देखेंगे तो यह थोड़ा जापान और जो है कि चीन दोनों के मध्य में पड़ता है। तो इस द्वीप को लेकर दोनों के बीच काफी विवाद है। कई बार यह जो विवाद है दोनों सेनाओं को आमने सामने लाकर खड़ा कर चुका है। इसके अलावा तो एक तो ये जो सेनकाकू द्वीप क्षेत्र है इसको लेकर विवाद है, ऐसे ही कुछ और द्वीपों को लेकर जो है कि चीन और जापान के बीच का विवाद हाल के वर्षों में बढ़ा। इसके अलावा पूर्वी चीन सागर का जो क्षेत्र है, इस पर चीन अपना दबदबा कायम करने के लिए कई बार जो है कि क्या करता है, चीन जो है कि वह जापान से लड़ जाता है, वह अमेरिका से लड़ जाता है। अर्थात उसका जो पूरा प्रयास रहता है वह यह रहता है कि जहां पर हम हैं वहां पर ना तो जापान हो ना हो वहां पर अमेरिका की उपस्थिति हो। लेकिन जैसा कि मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दिया है कि जापान की रक्षा की जिम्मेदारी अमेरिका के पास है, तो इस तरह से क्या करता है, वो अपने सैन्य बेड़ों को वहां पर तैनात करके रखता है, अर्थात उसकी नेवी की मौजूदगी वहां पर बनी रहती है। नवंबर 2013 में चीन ने पूर्वी चीन सागर में एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन की घोषणा किया। इसका मतलब यह हुआ कि दूसरे देशों के हवाई जहाजों को अब पूर्वी चीन सागर के हवाई क्षेत्र से में घुसने से पहले चीन एजेंसियों को अपना फ्लाइट प्लान और रेडियो फ्रीक्वेंसी बताना हो। इसका आसान शब्दों में कहूं कि जब किसी एरिया को एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन में कन्वर्ट कर दिया जाता है तो इसका मतलब यह है कि जब वहां पर अब किसी दूसरे देश का प्लेन वहां से गुजरने का प्रयास करेगा तो वह संबंधित देश को सूचना देगा कि हम यहाँ पर अपना यहाँ पर हम अपना जो नागरिक विमान या कोई भी जेट लेकर हम इधर से गुजर रहे हैं, हमारी जो है कि फ्रीक्वेंसी ये है। इससे क्या होता है कि उस देश को जानकारी। लेकिन यह तो देखिए कब होता है, जब आप किसी देश के ऊपर से ऐसा गुजरते हैं। और क्या किया चीन ने, क्या किया कि जो पूर्वी चीन सागर है उसके ऊपर यह नियम लागू कर दिया, जो कि गलत था। और इसी के कारण क्या हुआ, लोगों ने कहा या देशों ने कहा कि यह तो क्या हो रहा है, जो मुक्त आवागमन का जो समझौते हुए अंतर्राष्ट्रीय रूप में उसका उल्लंघन किया जाता है। और जापान, अमेरिका, अन्य देशों ने इसकी आलोचना की।
पूर्वी चीन सागर में अमेरिकी हवाई बेस ओकिनावा है जो जापान को मजबूती प्रदान करता है। अगर आप देखेंगे तो चीन के समीप और जापान के मध्य भाग में ओकिनावा स्थित है और यह क्या है, अमेरिकी हवाई बेस है। इसको लेकर जो है कि चीन तनाव में रहता है और जापान इससे कहीं ना कहीं मजबूती प्रदान अपना प्राप्त करता है। जापान की एयर सेल्फ डिफेंस फोर्स पूर्वी चीन सागर में चीन को रोकने का प्रयास तो करती है, लेकिन जो उसकी क्षमता है वह कम है, जो जिसको लेकर जो है कि जापान चिंतित रहता है। अर्थात यह जो जापान की एयर सेल्फ डिफेंस फोर्स है यह पूर्वी चीन सागर में जो है कि चीन को पूरी तरह से रोकने में सक्षम नहीं है। जापान के लिए एक प्रमुख चुनौती उत्तर कोरिया भी है। उत्तर कोरिया लगातार अपनी जो है कि मिसाइल क्षमता को बढ़ा रहा है। उत्तर कोरिया ने हाल के वर्षों में कई खतरनाक मिसाइलों का परीक्षण किया है, जिससे अमेरिका, जापान के साथ साथ पूरा विश्व समुदाय भी चिंतित हो। अब देखिए, मैं इन सब चीज़ों को इसलिए बता रहा हूं ताकि आप समझ जाएं कि जो जापान है अब वह अपनी सैन्य ताकत को बढ़ाने के लिए क्यों मजबूर हो रहा है। और देखिए, दो चीजें हुआ, हमने अभी जिक्र किसका किया, चीन के साथ उसके तनाव का, और उत्तर कोरिया और जापान का जो विवाद है वो ऐतिहासिक रूप से है और दोनों देश आए दिन आपको जो है कि बयानबाजी करते हुए दिखाई देंगे। और उत्तर कोरिया का जो व्यवहार है तो आप जानते ही हैं, वहां पे जो डिक्टेटरशिप है वो किसी देश की नहीं सुनता, इवन अमेरिका की नहीं सुनता, तो जापान की क्या सुने। तो इस तरह से हमेशा ये लगता है कि वो जो है कि कभी भी उत्तर कोरिया परमाणु हमला कर सकता है, मिसाइल हमला कुछ भी कर सकता है। तो इसको लेकर जो है कि जापान पहले से ही तनाव में है। अब उसको भरोसा था कि अमेरिका हमारी रक्षा करेगा, लेकिन ट्रंप के अमेरिकी राष्ट्रपति बनने के बाद कई बार जापान और अमेरिका के जो सैन्य हित हैं इसमें टकराव उत्पन्न हुए। उन्होंने अर्थात ट्रंप ने वर्ष 2019 में जापान पर अमेरिका का फायदा उठाने का आरोप लगाया था और कहा था कि अगर अमेरिका पर हमला होता है तो जापान हमारी मदद करने वाला नहीं है और वह यह हमला सोनी टेलीविजन पर देखेगा। अर्थात ना तो जापान हमारी कोई मदद करेगा और ना ही हमारे साथ सिंपैथी रखेगा, वह टेलीविजन पर बैठकर युद्ध देख रहा होगा। तो आप जब इस प्रकार के स्टेटमेंट आएंगे तो आप समझ सकते हैं दोनों देशों के बीच का जो संबंध है वो कितना मधुर रह जाएगा। इन तनावों को देखते हुए जापान ने, अर्थात इन तनावों कौन सा, कि अमेरिका के साथ जो उसका जो सैन्य सहयोग है वो कमजोर पड़ रहा है, चीन की आक्रामकता बढ़ रही है, चाहे वो द्वीपीय क्षेत्र को लेकर हो या पूर्वी चीन सागर को लेकर हो, इधर उत्तर कोरिया जो है कि तांडव मचाने पर तोड़ा हुआ है। तो इस तरह से जो है कि इन सभी चीजों को देखते हुए जापान अब अपनी सैन्य ताकत को बढ़ाना चाहता है, अपने मिसाइल रोधी सुरक्षा कवच को मजबूत बनाना चाहता है। अर्थात वह मिसाइल का एक ऐसा नेटवर्क खड़ा करना चाहता है कि यदि उस पर कोई भी देश हमला करे तो वह उसका जवाब दे सके। वर्ष 2012 से इसीलिए जापान सतत रूप से अर्थात कंटिन्यूअस अपनी सेना को मजबूत करने के लिए अपने रक्षा बजट में बढ़ोतरी कर रहा है, जिसका खर्च वह समुद्री पनडुब्बी बनाने में, 5वीं पीढ़ी का खुद का फाइटर जेट बनाने में, एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने में और मिसाइल तकनीकी को उन्नत करने के लिए खर्च कर रहा है। अर्थात जो जापान द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जिसने सोचा था हमें अब आर्थिक शक्ति बननी है, अब उसने कहा है कि नहीं, हमारे पास इतनी सैन्य ताकत जरूर होना चाहिए जिससे हम किसी देश का मुकाबला कर सकें। वर्ष 2019 के आंकड़ों के अनुसार जापान का जो रक्षा खर्च है वह जो है कि 48 बिलियन डॉलर का है, जो दुनिया के सैन्य खर्च करने वाले देशों में 8वां स्थान रखता है। अर्थात जापान जो है कि वार्षिक रूप से लगभग 48 बिलियन डॉलर का सैन्य खर्च कर रहा है और इस तरह से उसका 8वां स्थान रखता है पूरे खर्च में। पहले स्थान पर कहीं ना कहीं अमेरिका ही है, दूसरे पे जो है कि चीन है, तीसरे पे भारत में, डेटा उसके दूंगा। और इस तरह से इतना खर्च करने के बाद उसके पास F-35 फाइटर जेट है, F-15 फाइटर जेट है, F-16 फाइटर जेट है, अर्थात पहले से ही लड़ाकू विमान हैं, कुछ मिसाइलें हैं, कुछ उनके पास सबमरीन्स वगैरह भी हैं, लेकिन और वह संख्या बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। वर्ष 2019 के आंकड़ों के अनुसार रक्षा पर सर्वाधिक खर्च अमेरिका द्वारा, उसके बाद चीन द्वारा और फिर उसके बाद भारत के द्वारा किया जाता है। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि ये जो देश हैं यह सैन्य खर्च ज़्यादा करते हैं और उसी क्रम में अब आगे की ओर बढ़ रहा है कौन? जापान। जापान ने हाल ही में घोषणा की है कि वो अपने रक्षा बजट को और बढ़ाएगा, अर्थात जैसे कि मैंने बताया 48 बिलियन डॉलर वो खर्च करता है, अब और बढ़ाएगा। और जापान ने कहा है कि आने वाले बजट में
वह 52 बिलियन डॉलर से 55 बिलियन डॉलर तक सैन्य खर्च करेगा। अर्थात जो अभी 48 बिलियन डॉलर तक खर्च करके वो 8वां पोजीशन रखता था, अब वह क्या करेगा, सैन्य खर्च को बढ़ाएगा। एक छोटा सा द्वीपीय देश और इतना बड़ा सैन्य खर्च, आप समझ सकते हैं कि वह किन तनावों से गुजर रहा है और उसकी जो मानसिकता है वह क्या हो सकती है। जापान ने यह भी कहा है कि चीन की बढ़ती आक्रामकता जापान को अपनी सुरक्षा के लिए युद्ध करने पर मजबूर कर सकती है। अर्थात जिस तरह से चीन अपनी आक्रामकता बढ़ा रहा है उसकी वजह से वो कभी भी युद्ध हो सकता है। इस समय चीन न सिर्फ जापान के द्वीपों और समुद्री क्षेत्रों का अतिक्रमण करने का प्रयास कर रहा है, बल्कि जापान पर साइबर अटैक भी करने का प्रयास कर रहा है और जापान इन सभी चुनौतियों से अपने को निपटने के लिए तैयार करना चाहता है। जापान ने सेना का एक स्पेशल यूनिट बनाने का भी निर्णय लिया है, जिससे क्या हो, स्पेस सिक्योरिटी अर्थात जो अंतरिक्ष की सुरक्षा है वो बढ़ सके। अर्थात जापान हर क्षेत्र में अपने आप को मजबूत करने का प्रयास करना चाहता है। आपको पता है हाल के समय में क्वाड जो ग्रुप है इसका महत्व बढ़ा है और ऐसे में जापान अपनी सैन्य ताकत को बढ़ाकर प्रशांत क्षेत्र में अपना महत्व स्थापित करना चाहता है। क्वाड क्या है, एक ग्रुप है, इसमें भारत शामिल है, अमेरिका शामिल है, ऑस्ट्रेलिया शामिल है, जापान शामिल है। तो जो क्वाड ग्रुप है आपने देखा होगा कोविड-19 के दौरान सबसे ज़्यादा चर्चा में रहा है। यह कह रहा है कि आने वाले समय में अगर हिंद प्रशांत क्षेत्र में हमें शांति स्थापित करना होगा तो इस ग्रुप की मजबूती बढ़ाने की जरूरत है। और अगर क्वाड ग्रुप में जापान अपना कद बदलता है तो इसका मतलब है वैश्विक रूप में उसकी जो शक्ति है वह इंक्रीज होगी और वह जो है कि क्या करेगा, क्वाड के माध्यम से चीन को हर तरह से घेरने का प्रयास कर सकता है, उसको रोकने का प्रयास कर सकता है। दक्षिणी चीन सागर और प्रशांत महासागर के कई द्वीपीय क्षेत्रों पर चीन ने पहले से कब्जा कर रखा है, जिससे जापानी मछुआरों और उनके जहाज़ों के मध्य कई बार संघर्ष होता है। कई बार जापानी मछुआरों को पकड़ लिया जाता है, उनके जहाज़ों पर हमला कर दिया जाता है और जापान यह कह रहा है कि हमने अपनी जो रक्षा खर्च को कम किया था, इस वजह से नहीं किया था कि कोई देश हमें बार बार आकर हम पर हमला करे और हम कुछ ना करें। इसलिए अब हम क्या करेंगे, चीन की आक्रामकता, उत्तर कोरिया की आक्रामकता से निपटने के लिए अपने रक्षा बजट को बढ़ाएंगे। कोविड-19 के दौरान क्वाड ग्रुप ने चीन पर तीखे तेवर दिखाए, जिससे चीन के साथ जो तनाव है बढ़ा है। ऐसे में जापान अपने सैन्य दृष्टिकोण से अपने आप को मजबूत करना चाहता है ताकि वह परंपरागत गौरव को प्राप्त कर सके। हालांकि यह जो खबर है इसमें एक चीज़ तो है कि कहीं ना कहीं चाइना को रोकने वाला एक दूसरा पावर स्थापित हो जाएगा, लेकिन कुछ समीक्षकों का यह भी मानना है कि जापान के इस फैसले से जो है कि अर्थात रक्षा बजट में बढ़ोतरी से, इस तरह के सैन्य अभ्यासों से हिंद एशिया प्रशांत क्षेत्र में, जो हिंद प्रशांत का क्षेत्र है, इसमें हथियारों की जो प्राप्त करने की दौड़ है, प्रतिस्पर्धा है, वह बढ़ेगी और आने वाले समय में यहाँ पर हमको एक ऐसा कंडीशन देखने को मिल सकता है जहाँ पर हर चीज़ की बातचीत जो है कि सैन्य मामलों के आधार पर हो या सैन्य ताकत के आधार पर हो। हालांकि यह जो व्याख्या है समीक्षकों की, ये थोड़ा एक्सट्रीम लेवल की दिखाई देती है। हर देश के पास इतनी सिक्योरिटी जरूर होनी चाहिए जिससे वह रक्षा अपनी कर सके और यह बात हम भी मानते हैं, अर्थात भारत के लोग भी मानते हैं और जापान भी इसी चीज़ को मान रहा है। इसी के कारण उसने घोषणा की है कि आने वाले समय में अपने वो सैन्य बजट को जो है कि बढ़ाएगा और अपने आप को इतना जरूर सिक्योर करेगा कि कोई देश उस पर हमला करे तो उसका जवाब दे सके। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।